नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। खबर वही है, 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 तारीख को पहला चरण है, 27 मार्च को, 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। तीसरे फेज की वोटिंग होगी 6 अप्रैल को और चौथे फेज का मतदान होगा 10 अप्रैल को। 5वें फेज की वोटिंग वहां पर 17 अप्रैल की होगी। बंगाल में 6ठे फेज का मतदान 22 अप्रैल को होगा। 7वें चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही बंगाल में 8वें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। और 5 राज्य जिनकी हम बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने का दिन एक ही है। इस तारीख को आप नोट कर लीजिए। 2 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया है। वो तारीखें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप इन राज्यों से संबंध रखते हैं तो वोट डालने की बारी अब आपके लिए है, और अगर नहीं रखते हैं, सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, तो भी आप इन तारीखों को नोट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल की चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार था और आखिरकार ये बताया है इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि 8 चरणों में, पिछली बार 7 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, इस बार 8 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए खासतौर से पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन की हो रही है, लगातार आगे भी होगी, क्योंकि कोरोना का काल है और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो भी। अधिकारियों की भी नियुक्ति करें जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। तो धीरे धीरे करके प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात रख रहे थे। हम आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यही है, कहा जा रहा है बार बार कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, वोट करें। ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आती रही हैं कि हिंसा की घटनाएं वहां पर हुई हैं, कार्यकर्ता पार्टियों के आपस में भिड़े हैं और इसलिए बीजेपी के नेता ये मांग करते रहे हैं कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी होनी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो मतदान है वो एक अच्छे माहौल में हो। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जिन 5 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन से मुद्दे सबसे प्रबल हैं, जिनके इर्द गिर्द वोटिंग होगी और जो मतदाताओं के जहन में सबसे ज्यादा ऊपर रहने वाले हैं, हावी रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख लीजिए, यहां पर कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं। CAA जो बार बार गूंज रहा है और सीधे सीधे बीजेपी CAA के मसले पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश पहले भी करती रही है और इस बार भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कटमनी का जिक्र, भ्रष्टाचार का आरोप मौजूदा TMC सरकार पर बीजेपी लगाती रही है और कटमनी का जो आरोप है वो बहुत बड़ा है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। परिवारवाद का आरोप TMC पर, तृणमूल कांग्रेस पर, ममता बनर्जी पर बीजेपी लगाती रही है। ममता विरोधी भावना ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत प्रबल होकर उभरने लगता है। जय श्री राम वर्सेस मां दुर्गा, ये भी एक फैक्टर जुड़ गया है पश्चिम बंगाल की सियासत में और इसका भी असर हो सकता है, क्योंकि धर्म जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है वेस्ट बंगाल में और इस बार भी इसका सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। बंगाली अस्मिता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आइए जल्दी से आपको असम लिए चलते हैं, हम वहां पर कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं ये भी आपके लिए देखना समझना जरूरी है। हालांकि पश्चिम बंगाल और असम के जो मसले हैं वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते भी हैं, ये भी आप समझिए, क्योंकि वहां पर भी CAA का मसला, NRC का मसला शुरुआत से ही चला आ रहा है और इसीलिए हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि आखिर असम में कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन खासतौर से अगर ध्रुवीकरण की बात है, खासतौर से अगर हिंदुत्व का मसला है, तो वो पश्चिम बंगाल में भी काम कर रहा है और असम में भी उसी तरीके से इसे भुनाने की कोशिश आगे की जाएगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार का मसला है, जो बंगाली अस्मिता, हम आपको क्यों बता रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी जो है वो ये आरोप लगाती रही है कि TMC ने इतने लंबे कार्यकाल में बंगाली अस्मिता को ठेस पहुंचाया है और बंगाल के जो बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी विरासत को उसने संभाल कर नहीं रखा है। और अलग अलग पार्टी से, अच्छा एक
अपडेट जल्दी से हम ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विज्ञान भवन में मौजूद हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही चुनाव आयोग की। अमूमन इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, लेकिन जो बातें इसमें कही गई वो पहले की बातों से, पहले की तैयारियों से, पहले की जानकारियों से कितनी अलग रही, और ये जो 5 राज्यों के चुनाव जिस पर अब सबकी निगाहें हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है और क्या खासतौर से अलग रहने वाला है बाकी चुनावों से? देखिए शुभ्रा, जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर जहां 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की चुनाव तिथियों का ऐलान कर दिया गया और सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल को लेकर सुबह ही हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया था चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज के हवाले से कि 6 से 8 चरण में पश्चिम बंगाल की चुनाव का तारीख का ऐलान जो है चुनाव आयोग कर सकता है और 8 चरण का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त है और सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी साफ तौर पे कहा कि वहां पर चुनाव कराना जिस तरह से इतिहास रहा है, रक्त रंजित इतिहास रहा है, तो उससे पूरे तौर पर ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव कराना और इसी को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर जोर दिया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती जो होगी वहां पर जब मुख्य चुनाव आयुक्त जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे तो कई राजनीतिक दलों ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया था और इसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि यह तय किया गया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जो मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अधिक से अधिक संख्या में तैनाती की जाएगी और जो आउटर रिंग होगा उसमें पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती होगी। तो चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती अन्य राज्यों के अलावा और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा जो सबसे जो चुनौतीपूर्ण है वो है पश्चिम बंगाल की चुनाव। पश्चिम बंगाल की चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप रहिएगा हमारे साथ राकेश, और आगे अलग अलग चरणों में जो जिले कवर किए गए हैं उन पर भी मैं आपसे विस्तार से बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान इस बीच जुड़ रहे हैं। पीकेडी नायंबर साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नायंबर साहब, इन तारीखों का ऐलान था, सुनील अरोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, 4:30 बजे का वक्त था, इंतजार किया जा रहा था कि वो तारीखों का ऐलान करेंगे, लेकिन लंबा वक्त उन्होंने भी लिया और शेर भी पड़े इस दरमियान और ये भी कहा कि बस आखिरी दौर में हूं मैं अपने कार्यकाल के। लेकिन जितना वक्त लगा तारीखों की घोषणा करने में, अगर उसी लिहाज से देखे जाएं तो ये चुनाव कितने चुनौतीपूर्ण चुनाव आयोग के लिए रहने वाले हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव? शुभ्रा जी, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरह से वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे थे सुनील अरोड़ा जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे। अगर आप देखते हो तो बहुत लंबा समय तक और आखिरी वक्त में तक लोगों को इंतजार करा है कि जो तारीख कब होगा जो इलेक्शन का। तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो ही वाज एंजॉयिंग द लास्ट मिनट ऑफ हिज करियर इन अ वे, लाइक लास्ट लेग ऑफ हिज करियर। इसको एक तरह से आनंद उठा रहे थे और मे बी उनको पता है कि इसके बाद मे बी इस तरह के एक माहौल में बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको आने का मौका ना मिले, ऐसे मुख्य चुनाव आयोग के तौर पे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इस इलेक्शन भी इतना ही एक्साइटिंग है हर तरफ। अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल का तो जैसे आपने जिक्र किया, बहुत बड़े पिछले 1-1.5 साल से लगभग पूरी तरह से भारत एक तरह से वेस्ट बंगाल की तरफ देख रहे हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत पॉलिटिकल वायलेंस है, पॉलिटिकल चेंज की बात बहुत जोर शोर से चल रहा है। प्लस बीजेपी हर तरफ एक तरह से, चाहे वो मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, हर तरह से पूरी तरह से एक तरह से ममता को टक्कर देने के लिए हर तरफ अगर आप देखोगे तो बंगाल के इलेक्शन इस बार एक अभूतपूर्व। बंगाल की आप बात कर रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण मसले रहेंगे उस पर भी मैं आपसे आपकी राय जानूंगी, क्योंकि कई मसलों का जिक्र हो रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और बयानबाजियों के केंद्र में हैं। लेकिन इस बीच आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता तारिक अनवर का क्या कहना है, ये भी सुनना बड़ा दिलचस्प है, सुनिए। 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहला वोट 27 मार्च को डाला जाएगा। मतगणना 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल 8 चरणों में, असम 3, केरल और पुडुचेरी 1-1 चरणों में चुनाव होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर साहब मौजूद है। सर, 5 राज्यों की तारीखों के ऐलान हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 8 है, आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। केरल 1 फेज का चुनाव है। कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में?
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये सही है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चुनाव मई में होगा, लेकिन पहले ही हो रहा है। और जहाँ तक केरल का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम बंगाल में सर पिछली बार 6 फेजेज था, आपकी बार 8 फेजेज में चुनाव किया गया है। साथ ही साथ हर जगह फोर्स लगाई गई है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स होंगी, कोविड प्रोटोकॉल का भी बेहद ध्यान रखा जाएगा। एक बार में घर में 5 लोगों से ज्यादा लोग कैंपेनिंग करने नहीं जा सकते। देखिए, पश्चिम बंगाल पर हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है, हमारे अमित शाह जी का विशेष ध्यान है, और वो हर हालत में पश्चिम बंगाल जीतने की कोशिश में लगे हैं। उसके लिए जो भी उपाय हो सकता है, तंत्र इस्तेमाल हो सकता है, तो सब किया जा रहा है। सर, केरल में एक तरफ आप इंचार्ज में हैं, लेफ्ट से मुकाबला है, सीधे सीधे मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस का है, अलायंसेस का। वहीं पश्चिम बंगाल में सर लेफ्ट के साथ आपका अपना अलायंस भी है। देखिए, दोनों राज्यों की स्थिति भिन्न है, और जहाँ तक केरल का सवाल है, केरल में हम लोग मुख्य विपक्षी दल हैं, और पिछली बार भी हम लोगों का जो डिफरेंस रह गया था बहुत लंबा नहीं था, लगभग 4 से 5% का डिफरेंस था। तो कोरोना काल में ये चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार में चुनाव हुआ कोरोना काल में। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि कोविड को देखते हुए तमाम एहतियात बरते जाएंगे। कई अहम बातें इस दरमियान बताई हैं सुनील अरोड़ा साहब ने, लेकिन क्या उन नियमों का पालन होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सीधा पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। सब्यसाची हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, जरा समझाइएगा कि वहां पर अभी तक जो माहौल रहा है, खासतौर से कोविड-19 को लेकर जो लापरवाही देखी जा रही है, लगातार रैलियों में लोगों का इकट्ठा होना, घर घर जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो नियम बताए गए हैं, अब उनको पालन करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी और कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, यहाँ पे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोविड-19 के दौरान बिल्कुल लापरवाही बरती गई थी, और हमने देखा कि लास्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, जहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर बात की। अगर पूरे चुनाव की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कह दिया है कि पूरी जो दामोदार होगा वो सेंट्रल फोर्सेस पे होगा, और 2 पुलिस के ऑब्जर्वर्स रहेंगे, और उनके अंडर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जो कि ये सुनिश्चित करेगा जितने सारे नियम कानून, जैसे जो कैंपेन के दौरान में 5 गाड़ियां, डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग सिर्फ होंगे, इनका पालन किया जाए, और सेंसिटिव एरियाज में दूर दूर तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस ना मौजूद रहे, क्योंकि 2019 में भी कंप्लेंट्स गए थे और 2016 में भी अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज ने कंप्लेन किया था कि लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके आज हमने नतीजा ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने साफ तरीके से कहा कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगे, और 2 पुलिस ऑब्जर्वर, 2 IPS ऑफिसर्स, उनको पुलिस ऑब्जर्वर के तहत इनको भेजा जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो कि ये सुनिश्चित करेंगे कि फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस हो। अगर ग्राउंड की बात करें कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, अगर देखें जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे 2019 में, वो जगह पे चुनाव एक ही फेज में हो रहा है, यानी 8 फेज में एक ही बार हो रहा है वोट, और टीएमसी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया है 2 और 3 पार्ट पे। अगर आप देखें पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, साउथ 24 परगना 3 बार आ रहा है, यानी 3 भाग्य में वहां पे इलेक्शंस किए जाएंगे। अगर साउथ 24 परगना की बात करें तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे एक ही फेज। बिल्कुल सब्यसाची, नॉर्थ 24 परगना की आप बात करें, 3 फेज में इलेक्शन होगा, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख जल्दी से कर लेते हैं। वोटिंग से पहले सीएम ममता बनर्जी फुरफुरा दरगाह जाएंगी। ताहा सिद्दीकी से सीएम ममता बनर्जी ने फोन पर बात की है, ये जानकारी हासिल हो रही है। फुरफुरा शरीफ के उसी समारोह में भी शिरकत कर सकती है ममता बनर्जी। 6, 7 और 8 मार्च को फुरफुरा शरीफ में होगा और समारोह। फुरफुरा शरीफ में पीरजादा हैं ताहा सिद्दीकी। तो देखिए, ममता बनर्जी के सामने ये चुनौती है मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में रखना, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, और इसका सीधा नुकसान जो है ममता बनर्जी को होता हुआ
दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अब अपनी स्ट्रैटेजी पर चल रही हैं। नायंबर साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ और जो बात हम कर रहे थे उस पर छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वक्त हमारे पास बहुत कम है। नॉर्थ 24 परगना और तमाम जिलों की बात हो रही है जहां पर कई फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं। किसको फायदा, किसको नुकसान? इसमें फायदा और नुकसान नहीं है। आप खासकर देखोगे तो बंगाल का इलेक्शन पिछले एक साल से जोर शोर से ऑलरेडी एक तरह से चुनाव प्रचारण शुरू हो चुका है। ये दोनों तरह से, एक तरह से बीजेपी या दूसरी तरह से टीएमसी, दोनों पार्टियां कैडर पार्टी है। दोनों पार्टी के पास हर तरह का कैडर भी अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ चरण का फेस इधर से उधर करने से, कोई डिस्ट्रिक्ट इधर उधर से करने से, तैयारियां पूरा दोनों पार्टियों की तरफ से हो चुका है और तैयारियां हो चुकी हैं और उसकी झलक दिख भी रही है अलग अलग रैलीज में, और तीखी बयानबाजी भी हो रही है। अब यहां से